सेकेंड ईयर फिज़िक्स 2024 और इसका चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर। इंट्रोडक्शन होगा पहले तो टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर स्केल्स होंगे, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसके ग्राफ भी समझेंगे, इसकी पिक्चर्स भी समझेंगे। ठीक है, ये सब कुछ अभी हम देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। लेकिन सबसे पहले तो हमारे जहन में सवाल आता है ना कि यार मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, फिज़िक्स के अंदर आखिर ये मॉलिक्यूल कहाँ से आ गए भाई, इनका क्या लेना देना इसके अंदर। तो भाई फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आप ज़रा पहले दोबारा गौर कर लें इसके ऊपर। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन जो है वो आपको क्या बताती है। नेचुरल लॉज आप इसके अंदर स्टडी करते हैं, यही रटी रटाई डेफिनेशन आपने पढ़ी है। ये हमारी जो ज़मीन है इसके ऊपर है क्या, अर्थ जो है, या पूरी यूनिवर्स की बात करते हैं, चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, ठीक है ना। और ये हमारी ज़मीन, इसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर, हवा में, ज़मीन के नीचे, मिट्टी के अंदर या पानी में क्या है। आप दो ही किस्मों की चीज़ें देखते हैं, बल्कि इनफैक्ट आप चीज़ें देखते हैं, इनको थिंग्स कहते हैं। और ये दो कैटेगरीज़ में डिवाइड हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स इट। आप लिविंग थिंग्स की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, इसको हम एक और नाम देते हैं मैटर, क्योंकि ये मैटर की डेफिनेशन पे पूरा उतरती हैं। वजह, इनका मास भी होता है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, इसलिए ये मैटर भी कहलाती हैं। तो फिर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम केमिस्ट्री में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स भी आ गई, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गई, मतलब बचा कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें आ गई। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सब केमिस्ट्री के अंदर आ गया। अब इसके अंदर ही हमने एक और कैटेगरी बनाई बायोलॉजी के लिए कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब बचा कुछ भी नहीं, सोचने की बात है ना। देखिए केमिस्ट्री तो सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, चीज़ों को, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो बचा कुछ भी नहीं भाई, पूरी कायनात की बात हो गई, चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, ज़मीन, सब कुछ आ गया, चाहे वो आपको नज़र आता है या नज़र नहीं आता। अगर वो चीज़ है तो केमिस्ट्री में डिस्कस होगी, एक बात तो तय है, क्योंकि वो मैटर है। अब हमने एक और यहाँ से ब्रांच जो निकाली है वो बायोलॉजी की निकाली। बायोलॉजी मतलब जिसमें आप लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। अब लिविंग थिंग्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। आप लिविंग थिंग्स को मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं करते, बल्कि आप लिविंग थिंग्स को लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। अब फिज़िक्स की तरफ चलते हैं, तो फिज़िक्स के लिए कोई गुंजाइश है, सोचने की बात है, कुछ बचता ही नहीं। एक चीज़ बचती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी। असल में आप फिज़िक्स में जो है वो रिलेशन स्टडी करते हैं, आप ताल्लुक़ स्टडी करते हैं, किसका, एनर्जी का और मैटर का। मैटर और एनर्जी का ताल्लुक़ स्टडी करते हैं। क्यों ताल्लुक़ स्टडी करते हैं, क्योंकि मैटर जो है आपको हरकत में भी नज़र आता है, मोशन में आता है, चाहे वो लिविंग मैटर हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो। अगर मैटर हरकत में है, जैसे हवा को ले लें, हवा हरकत कर रही है, ये मार्कर देखें, ये भी हरकत कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग है। मैं हूँ, मैं भी हरकत कर रहा हूँ। तो हरकत या मोशन जो है वो एनर्जी के बग़ैर हो ही नहीं सकता, चाहे उस चीज़ की अपनी एनर्जी हो या फिर वो किसी दूसरी एनर्जी की वजह से हरकत कर रहा हो। हरकत के पीछे, मोशन के पीछे एनर्जी इन्वॉल्व है। तो मैटर मोशन में है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, और अगर वो हरकत में है तो उसके पीछे एनर्जी इन्वॉल्व है। एनर्जी को हम कहते हैं कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, दूसरे लफ्ज़ों में हरकत, आसान लफ्ज़ों में। तो इसी ताल्लुक़ को हम स्टडी करते हैं कि मैटर और एनर्जी का आपस में ताल्लुक़ क्या है, ये हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, ये हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। और मैटर को किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। तो भाई आप जब
रिलेशन स्टडी करने जा रहे हैं एनर्जी और मैटर का फिज़िक्स में, तो मैटर आ गया ना यार। जब मैटर आ गया तो फिर सारी चीज़ें आ गई, उनकी हरकत आ गई। और सारी चीज़ें, मैटर जो है आपको पता है वैसे तो 5 स्टेट्स हैं, लेकिन 3 स्टेट्स बड़ी कॉमन हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और मैटर बना किससे है? पार्टिकल्स से। मॉलिक्यूल, आइंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या और बहुत सारे मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलके बना है ये मैटर। आप, मैं, सब कुछ पार्टिकल्स से मिलके बना। समझ में आ रही है बात? जिस तरह दुनिया के सारे इंसानों को हम एक नाम देते हैं इंसान, चाहे वो इंडिया का है, पाकिस्तान का है, इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, सबका एक नाम है इंसान। कोई ये डिनाई नहीं करेगा, चाहे वो जंगल में रहता है, उसको आप क्या कहेंगे? इंसान। भाई इंसान तो है 2 पैरों पे चलने वाला। बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि 100 से ज़्यादा हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है, इन सबको भी एक नाम दिया जाता है पार्टिकल। समझ में आ गई बात आप? पार्टिकल। तो जब हम फिज़िक्स में रिलेशन डिस्कस करते हैं एनर्जी का और मैटर का, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैटर के अंदर हम पार्टिकल्स को इग्नोर कर दें? क्योंकि मैटर अगर हरकत में है तो यकीनन मैटर के पार्टिकल्स भी तो हरकत में हैं, क्योंकि मैटर बना किससे है? पार्टिकल्स से। अब इसका नाम समझ में आया आपको? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। क्यों जो है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर के 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर्स हैं। और ये सेकंड ईयर जो फिज़िक्स शुरू हुई है, इसका जो चैप्टर नंबर 1 होगा वो 15वां होगा, यूनिट 15 होगा, चैप्टर 15 होगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये चैप्टर नंबर 1 नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स जो है वो एक ही बुक के 2 हिस्से हैं बेसिकली। तो पार्ट 1 जो है आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया, 14 चैप्टर्स जो है वो आपने डिस्कस किए, और उसके बाद ये 15वां चैप्टर आ गया। तो इसको चैप्टर नंबर 1 कहना जो है वो सही नहीं होगा, ये चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 है। और कहाँ तक जा रहे हैं, ये कितने चैप्टर्स हैं? ये टोटल आपके चैप्टर्स जो हैं वो बनेंगे 28 तक, 28 तक, पार्टिकल फिज़िक्स तक। ठीक है भाई? तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेचर, आपको पता ही है टेम्परेचर क्या है। अब टेम्परेचर की मुख्तलिफ डेफिनेशंस जो हैं वो आप सुनते रहते हैं, अब नोट्स लेते रहिएगा, साथ साथ जो है मैं लिखवा भी रहा हूँ। टेम्परेचर को देख लें, फिर टेम्परेचर स्केल्स को देख लें। लेकिन अब जो टेम्परेचर की डेफिनेशन देखेंगे ना आप, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? पार्टिकल्स की हरकत पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी बुक जो है वो बताती है टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इसको ज़रा समझ लीजिए, ये डेफिनेशन आपसे क्या बता रही है। मतलब टेम्परेचर आपसे पूछे कि टेम्परेचर क्या है, तो क्या का जवाब आपके पास ये है कि ये मेजर है, मतलब जिसकी मदद से आप नाप तोल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप मेजर कर सकते हैं, आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एक मेजर है टेम्परेचर। किस चीज़ की मेजरमेंट हो रही है, किस चीज़ की नाप तोल हो रही है? किसी भी जिस्म के अंदर। अब बॉडी की बात हो रही है तो बॉडी किससे मिलके बनी है? पार्टिकल्स से। और पार्टिकल की कौन सी टाइप? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। क्लियरली उसने एक नाम दिया है, मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर क्या है? मेजर है किस चीज़ का? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, लेकिन इनको हमने मुख्तलिफ नाम दिए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एनर्जी का काम यही होगा, ये बात आप याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी, ये भी एनर्जी की एक टाइप है। इसको उर्दू में हम हरकी तवानाई भी कहते हैं, मतलब हरकत से मुताल्लिक। कोई भी बॉडी अगर हरकत कर रही हो तो आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सी एनर्जी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, तो आप बता दें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक वर्ड का मतलब ही हरकत होता है, मोशन होता है, मूवमेंट होता है।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या मॉलिक्यूल्स भी हरकत में? अगर आप KMT को देखें ना, KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर तफसील से बात की है मैंने, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT, ये आपको मॉलिक्यूल्स की हरकत के बारे में बताने वाली थ्योरी है बेसिकली। KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये आपको मॉलिक्यूल्स की हरकत वाली थ्योरी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT ऑफ सॉलिड्स, KMT ऑफ लिक्विड्स, KMT ऑफ गैसेस, तीनों केसेस के अंदर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके हरकत से मुताल्लिक जो थ्योरी बात करती है उसको हम KMT कहते हैं। और सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों स्टेट के अंदर KMT जो बात कहती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो बात कहती है, वो ये कहती है कि भाई ये पार्टिकल्स हालत हरकत में हैं, इन अ स्टेट ऑफ मोशन, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल हों, चाहे लिक्विड के पार्टिकल हों, चाहे गैस के पार्टिकल हों। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है ये मुस्तकिल हरकत में है, और हरकत अभी मैंने बताया एनर्जी के बगैर नहीं हो सकती। तो फिर आ गई ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो हरकत में हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, एक बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर हरकत में हैं, तो हरकत मॉलिक्यूल्स एनर्जी के बगैर तो नहीं कर सकते ना भाई। देखें कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा हो या मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे हो, उसके पीछे एनर्जी तो इन्वॉल्व है ना। तो इसी मार्कर को ले लें, अगर इस मार्कर के मॉलिक्यूल्स हरकत में हैं KMT के मुताबिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, तो एनर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता। और हरकत से मुतालिक जो एनर्जी है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर जो है वो ये बताता है कि टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है कि आप सिर्फ ये कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ऑफ द बॉडी, किसी भी जिस्म के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है आप उसको मेजर कर लीजिए। अगर आपने इस जिस्म के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर लिया, तो दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या बता सकते हैं? अब आप इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बता सकते हैं। समझ आ गई बात? तो बस सिर्फ इतना करना है, आपको कैलकुलेट करना है इस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हरकत जो है, किसी की स्लो है, किसी की तेज़ है। जी बिल्कुल, यूनिफॉर्म नहीं है हरकत, कोई तेज़ हरकत कर रहा है, कोई स्लो हरकत कर रहा है। मतलब किसी के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, किसी के पास कम काइनेटिक एनर्जी है। दूसरी बात, हरकत जो है वो 3 किस्म की होती है हमारे पास। आपको पता होगा, मैट्रिक में भी, फिज़िक्स में 9th में पढ़ा होगा आपको। ट्रांसलेशनल मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है, और रोटेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन ये होता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वाइब्रेटरी मोशन ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर वापस उसी जगह पे आता है, फिर जाता है, दोबारा उसी जगह पे आता है। ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। रोटेटरी मोशन वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट सर्किल में हरकत करता है। अब यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हरकत कौन सी है? क्या वाइब्रेटरी है, क्या रोटेटरी है, या ट्रांसलेशनल है कि एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल जा रहे हैं? तीनों हैं, ये बात जहन में रखिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो तीनों किस्म की हरकत करते हैं। वो वाइब्रेटरी मोशन भी उनकी होती है, ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है, और जो है रोटेटरी मोशन भी होती है। लेकिन हम कौन सी हरकत की बात कर रहे हैं इस वक्त? हम जिस हरकत की बात कर रहे हैं वो है ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ गई बात आप? तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट का आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर के लिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी क्या लेनी पड़ेगी? आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी लेनी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी। उसको मेजर करना पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी लेने के लिए आपको इसकी हरकत को देखना पड़ेगा। कौन सी हरकत? रोटेटरी या फिर वाइब्रेटरी या फिर ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशनल हरकत जो है उसको लेना पड़ेगा। अब ट्रांसलेशनल हरकत जो है पार्टिकल्स की, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो भी एक रफ्तार से नहीं जा रहे। यही तो प्रॉब्लम है। पार्टिकल्स कुछ जो हैं वो तेज़ जा रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन तेज़ हो रहा है, कुछ में स्लो हो रहा है।
अब क्या करें, तो यहाँ पर जब हमारे पास रैंडमनेस नज़र आती है तो फिर हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। एवरेज, इसको उर्दू में औसत कहते हैं। मतलब जिस बराबर बराबर कर देना, जो बहुत ज़्यादा हो और जो बहुत कम हो, तो बहुत ज़्यादा है उससे लेके जो कम है उसमें बराबर कर देना। मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल है, उसकी जो एनर्जी है वो 20 जूल्स है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी जो है वो 10 जूल्स है, तो और तीसरा जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी 30 जूल्स है। तो आपने प्लस माइनस बराबर करके इनका एवरेज ले लेना है, यहाँ पर इनको बराबर कर देना है कि इसमें से जो 5 है कम कर दें, इसको 25 कर दें, ठीक है, और इसको 5 इसमें से निकाल के इसको दे दें तो ये 25 हो जाएगा। और क्या करें, अब इसको भी बराबर करना है 10 को भी, तो इसमें से 5 और निकाल लें, इसमें से भी 5 निकाल लें, इसमें से भी 5 निकाल लें और 10 इसको दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इस तरह तीनों के तीनों ये पार्टिकल्स जो हैं, तीनों मॉलिक्यूल जो हैं, इनकी जो एनर्जी जो है वो 20 20 20, तो एवरेज आपने निकाल लिया इसका 20, एवरेज आपने निकाल लिया। देखिए मैंने पूरी आपको बता दी कि टेम्परेचर आपसे कोई पूछता है, ये बड़ी अहम चीज़ है, आप इसको इग्नोर ना करें। तो टेम्परेचर आपसे कोई पूछता है कि टेम्परेचर क्या है, आप बोलें भाई मेजर है, जिसकी मदद से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आप नाप रहे हैं। किसको नाप रहे हैं आप, किसको मेजर कर रहे हैं, आप जो है काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। फिर आपसे सवाल कर दिया जाता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो हरकत से मुताल्लिक है ना, आप बोलते हैं हरकत से मुताल्लिक है। फिर आप कहते हैं कि यार हरकत जो है, काइनेटिक एनर्जी जो हरकत है मॉलिक्यूल्स की वो तो एक जैसी होती ही नहीं है, ठीक है, वो तो वाइब्रेटरी भी है, वो तो रोटेटरी भी है, वो तो ट्रांसलेटरी भी है। कौन सी हरकत की बात कर रहे हैं आप, तो आप बताएं कि मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेटरी मोशन की बात हो रही है। फिर वो ऑब्जेक्ट करता है कि चलो ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें भी तो मसला है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो तेज़ है, कुछ मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो स्लो है। अब क्या करें, तो आप बोलें भाई उसका हम एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहरहाल टेम्परेचर क्या है, मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, ये तफसील से मैंने आपको इसके बारे में बात बता दी है, ये डेफिनेशन आ गई है। क्यों इतना इसके ऊपर वक्त दिया है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब चलते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की तरफ। आप सुनते आ रहे हैं क्लास 1 से ही मेरे ख़्याल में कि 3 स्केल्स जो हैं वो टेम्परेचर के हैं, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है, ठीक है। इसके अलावा भी स्केल्स हैं, पता है आपको, इसके अलावा भी, लेकिन बहरहाल यहाँ पर अभी 3 की बात हो रही है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कौन कौन से हमारे पास, हमारे पास सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल है। सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। पहले जो भी लोग काम करते थे ना वो अपने नाम के ऊपर ही रखते थे उसको। इसको हम बेसिकली जो है वो एंडर्स कहते हैं, एंडर्स सेल्सियस। ये वो साहब थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था, ये स्केल जो है वो देने वाले थे एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस नोट कर लीजिए। दूसरा जो है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास सेंटीग्रेड, इनकी तफसीलात अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। और तीसरा जो है हमारे पास केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा आपको, मोटी मोटी बातें, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल है, केल्विन स्केल है, ये 3 स्केल हैं। मतलब आपको अगर टेम्परेचर को मेजर करना है तो आप सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं, केल्विन में भी कर सकते हैं। ऐसे टाइम है ना, टाइम के एक से ज़्यादा यूनिट्स भी हैं, आपको पता है, ठीक है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कितनी देर तक आप देख चुके हैं, तो आप मिनट्स में भी बता सकते हैं, आप सेकंड्स में भी बता सकते हैं कि भाई इतने मिनट तक हमने ये वीडियो देख ली है, अभी इतने सेकंड्स तक हमने ये वीडियो देख ली है, अभी इतने माइक्रो सेकंड्स तक हमने ये देख ली है वीडियो। तो आपके पास एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं, ठीक है, टाइम के लिए। बिल्कुल इसी तरह टेम्परेचर के लिए भी
एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं। सेंटीग्रेड और सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट स्केल भी है और केल्विन भी है। अब ये सबसे पहले सेंटीग्रेड वाले को देख लें, इसके हवाले से ख़ास बातें। सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल जो है इसके बारे में बात करता है कि हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल ये देने वाले जो थे वो एंडर्स सेल्सियस थे। एंडर्स सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस। टेम्परेचर का स्टार्ट कहाँ से होता है, इसको लिया कहाँ से जाता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो ऊपर आपको छोटा सा ये नज़र आता है ना, ज़ीरो, इसको नॉट भी कहते हैं। आप ज़ीरो कह लें या नॉट कह लें, ठीक है। जिस तरह उर्दू में पानी को पानी कहते हैं और इंग्लिश में वाटर कहते हैं, ठीक है। तो वाटर कह लें आप या पानी कह लें, बात तो एक ही चीज़ के आप दो मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं। तो इसी तरह ये जो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है ऊपर, इसको आप ज़ीरो कह लें या नॉट कह लें, ये इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है सेंटीग्रेड स्केल, -273 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके ये जो है आगे जाता है हमारे पास, इसके स्केल्स बने हुए हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है भाई। इसका स्टार्ट यहाँ पर होता है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट स्केल, इसके लिए भी बताता हूँ। फ़ारेनहाइट स्केल, इसकी कंपैरिजन भी है तीनों स्केल्स की। तो हमारे पास दूसरा जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ये कहाँ से शुरू हो रहा है फ़ारेनहाइट स्केल। अभी पानी की बात नहीं कर रहा मैं, वाटर को नहीं लेके आ रहा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है हमारा -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नोट कर लीजिए, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, ठीक है भाई। और केल्विन स्केल जो है हमारे पास, इसको भी नोट कर लीजिए। केल्विन स्केल जो है ये 0 केल्विन से, अच्छा अब इसके साथ डिग्री का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। देखें, फ़ारेनहाइट की बात आए आप डिग्री फ़ारेनहाइट कहें, सेल्सियस की बात आए डिग्री सेंटीग्रेड कहें, केल्विन की बात आए तो आप डिग्री का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको कहेंगे 0 केल्विन, ठीक है। तो ये 0 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक ये जाता है, 373 केल्विन तक ये जाता है, ठीक है भाई। नोट कर लिया इसको। अच्छा, अब ज़रा वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, फिर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, फिर हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की। आपको ये पता ही है अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, आप फ्रीजिंग पॉइंट कह लें या मेल्टिंग पॉइंट कह लें, एक ही बात है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर आप बात करेंगे तो वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और अगर आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहेंगे, देखें कॉमन सेंस की बात है ना यार, जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का होगा वही फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होगा, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के ऊपर वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है और इसी टेम्परेचर के ऊपर, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, इसी टेम्परेचर के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, कि आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है भाई। तो अगर हम वाटर की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है सेंटीग्रेड में। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसमें कितना होगा, इसमें होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर हम केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन, 273 केल्विन। ये मैंने स्केल्स की रेंज बताई है आपको तीनों की, कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये इसकी रेंज है इन स्केल्स की।
सेंटीग्रेड की -273 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फ़ारेनहाइट की -459 से लेके 212 तक की, केल्विन की 0 केल्विन से लेके 373 केल्विन की। पानी का जिक्र नहीं किया, अब पानी की बात हो रही है, वाटर की अगर हम बात करें। इसी से आगे फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की, सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 273 केल्विन है, ठीक है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें वाटर की, तो वाटर किस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होता है, 373 केल्विन, 373 केल्विन। नोट कर लिया भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर डिविजन्स की अगर हम बात करें, डिविजन्स की स्केल होता है, उसके ऊपर डिविजन्स भी होते हैं ना भाई। आपके पास ये फुट्टा जो है ये है, इसके ऊपर भी तो डिवीजन है ना, 1 2 3 4 5। आपके पास जो स्केल होता है, स्टैंडर्ड स्केल जो छोटा सा ये 5 इंच का होता है, 5 इंच का होता है, 7 इंच का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये 5 इंच का होता है और लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। दो किस्म की डिविजन्स होती हैं यहाँ पर, इंचज़ में भी होती है और सेंटीमीटर में भी होती है। तो ये भी तो स्केल है ना, एक सर सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, ये भी तो स्केल्स हैं ना। और अगर ये स्केल्स हैं तो इनके ऊपर भी ऐसी डिविजन्स तो होंगी, ठीक है। जो भी डिवाइस होगी जिसकी मदद से आप जो है वो टेम्परेचर ले रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास जो थर्मामीटर होता है उसकी मदद से वो जो आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है, वो किस में मेजर करता है, क्या सेंटीग्रेड में, क्या केल्विन में, नहीं भाई फ़ारेनहाइट में। आपको कहते हैं ना कि 100 डिग्री टेम्परेचर है आपका, तो सेंटीग्रेड में नहीं है भाई, नहीं, आप ऐसा ना करें। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 100 डिग्री अगर सेंटीग्रेड में आपका बॉडी टेम्परेचर हुआ तो इसका मतलब पता है क्या है, आप बॉयल हो चुके पानी की तरह, ऐसा थोड़ी है। फ़ारेनहाइट में होता है। एडल्ट ह्यूमंस में आपको बता दूं, मर्दों का एडल्ट मेल जो है उसका एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एडल्ट मेल के लिए है। ख़वातीन का जो है वो 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। ख़वातीन का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ख़वातीन एडल्ट का जो है वो 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है मर्दों के मुकाबले में। तो बहरहाल यहाँ पर ये थर्मामीटर जो डॉक्टर्स के पास होता है वो फ़ारेनहाइट की बात होती है। यहाँ पर अगर हम डिविजन्स की बात करें, डिविजन्स तो हमारे पास सबसे पहले जो सेंटीग्रेड है इसके ऊपर कितनी डिविजन्स हैं, क्योंकि इसी से इनके फार्मूलाज डेवलप होंगे, अभी आप देखिएगा। तो सेंटीग्रेड के ऊपर 100 इक्वल डिविजन्स होती हैं, 100 इक्वल डिविजन्स होती हैं। केल्विन जो है इसके अंदर भी 100 डिविजन्स होती हैं, इस स्केल के ऊपर भी 100 डिविजन्स होती हैं। डिविजन्स फॉर वाटर, हाँ ये भी जहन में रखिएगा, फॉर वाटर अगर हम पानी की बात करें तो 100 डिविजन्स होंगी। यहाँ गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ज़रा ध्यान से सुन लें आप। 100 डिविजन्स की अगर हम बात कर रहे हैं सेंटीग्रेड में, ये स्पेशली डिविजन्स फॉर वाटर हैं, वरना अभी तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो -273 से शुरू होकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। ऐसा ही है ना, सेंटीग्रेड कहाँ से शुरू होता है, -273 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो भाई कितनी डिविजन्स आ गई, देखिए ज़रा। डिविजन्स तो इस तरह से इसके ऊपर ज़्यादा होंगी, -273 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। लेकिन ये जो डिविजन्स मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटीग्रेड 100 डिविजन्स, केल्विन 100 डिविजन्स, ये वाटर पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। इसी में क्योंकि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि यार पानी का तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी फ्रीज़ हो जाता है और आइस बन जाता है,
तो केल्विन में किस टेम्परेचर पर फ्रीज़ होगा, फ़ारेनहाइट में किस टेम्परेचर पर फ्रीज़ होगा। इसीलिए फिर हमें इसकी डिविजन्स भी ज़रा चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम पानी की फ्रीज़ की बात करेंगे तो पानी के बॉयल की भी बात करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर हम वाटर की सेंटीग्रेड में बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितनी डिविजन्स आ गई, 100 डिविजन्स आ गई। ये बात कर रहा है, सेंटीग्रेड में 100 डिविजन्स आ जाती हैं। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 तक, तो कितनी डिविजन्स आ जाएंगी, 180। फ़ारेनहाइट में 180 डिविजन्स आ जाएंगी। ये डिविजन्स जो हैं आपको जहन में रखना ज़रूरी है। 180 डिविजन्स बनेंगी, 180 डिविजन्स बनेंगी। और अगर केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन और 373 केल्विन। अब आपसे कोई पूछता है कि यार वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट सेंटीग्रेड में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, फ़ारेनहाइट में कितना है, आप बताएं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर आपसे पूछता है कि केल्विन में कितना है तो आप बताएं 273 केल्विन है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर आपसे पूछता है तो सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में पूछता है तो 373 केल्विन जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है भाई। अब डिविजन्स को अगर हम चेक करें तो 100 डिवीजन, 100 डिवीजन, 180 डिवीजन्स यहाँ पर नज़र आती हैं। अब इसके अंदर ख़ास तौर पर सेंटीग्रेड और केल्विन को जहाँ पर मैंने रखा है ना, तो यहाँ पर ये देखें इसकी इक्वल डिवीजन्स हैं। यहीं से इसका फार्मूला डिराइव होगा, यहीं से इसका फार्मूला डिराइव होगा। क्या, अगर टेम्परेचर आपका केल्विन में है, आपको अगर सेंटीग्रेड दे दिए जाते हैं, आपसे बोला जाता है कि भाई ये सेंटीग्रेड है, मिसाल के तौर पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो आपसे बोलता है कि यार केल्विन में कितना होगा ये मुझे बता देंगे आप। 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कितना होगा ये बता दें। तो ये फार्मूला ये रहा। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो ये अगर आपको फाइंड आउट करना हो टेम्परेचर इन केल्विन, अगर ये आपको फाइंड आउट करना हो तो फिर क्या करें आप जो है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड जो आपको मिला दिया गया है वो आप ले लें। ठीक है, और इसमें जो है इसको 273 से प्लस कर दें, 273 से आप इसको प्लस कर दें। ये आपके पास किसका फार्मूला आ गया, ये आपके पास सेंटीग्रेड टू केल्विन वाला फार्मूला आ गया, इसको नोट कर लें। और अगर सेंटीग्रेड और अगर इसकी बात करें हम केल्विन, जिसके अंदर 100 डिवीजन्स हैं, 100 डिवीजन्स है और 180 डिवीजन्स है। अब यहाँ पर मामला बराबरी का नहीं है, यहाँ पर जिस फार्मूले की आपको ज़रूरत है वो फार्मूला भी नोट कर लें। अगर तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का मामला हो तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अगर आपको फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो फिर जो है उसके लिए फार्मूला यहाँ पर हमारे पास ये है। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड अगर हो तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और नीचे 5 आ जाएगा इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32.9। ये आ गया आपके पास फार्मूला। ये कन्वर्जन का फार्मूला है। अगर सेंटीग्रेड को जो है आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट को आपने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि सेंटीग्रेड और केल्विन ये बराबर हैं, यहाँ पर देखें सेंटीग्रेड और केल्विन 100 डिवीजन है ना, तो इसी तरह आप जो है वो TC टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड को चेंज करके आप TK कर लें, टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब केल्विन जो होगा यहाँ पर उसको भी आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो आपके पास अब मैंने फार्मूलाज भी आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं और क्या क्या बातें इसके हवाले से। एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
केल्विन का आपको पता है कि केल्विन टेम्परेचर जो है इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, ज़ीरो से होता है। इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर है इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। केल्विन की अगर हम बात करें, केल्विन, ठीक है, ये ज़ीरो केल्विन जो है इसको क्या नाम दिया जाता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है इसको कहा जाता है, ज़ीरो केल्विन को, तो ये बात याद रखिएगा। और ये क्या है, ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, थ्योरेटिकल टेम्परेचर है ये, थ्योरेटिकल टेम्परेचर। अगर आपको चार्ल्स लॉ याद हो, आगे अभी आ रहा है चार्ल्स लॉ भी आएगा, गैस लॉज भी आएंगे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। थ्योरेटिकल टेम्परेचर से मतलब ये कि अभी तक ये टेम्परेचर कहीं भी नोट नहीं किया गया पूरी यूनिवर्स में, कहीं भी नहीं, सूरज, चांद, सितारों, सैयारों, कहीं पर, इवन हमारी अर्थ के ऊपर भी अभी तक ये टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन अचीव नहीं किया गया, कहीं भी नोट नहीं किया गया, इसीलिए इसको थ्योरेटिकल कहा जाता है। और ये टेम्परेचर अचीव किया भी नहीं जा सकता, ये भी बता दूं आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये हमारा टॉपिक फ़िलहाल अभी नहीं है, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ जो है ना वो फ़ना हो जाएगी, वो चीज़ अपना वजूद खो देगी, जिसका टेम्परेचर आप जिस चीज़ के देखें, वो टेम्परेचर तो होगा ना उस चीज़ का केल्विन में। अगर आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप 100 केल्विन लेके आ गए हैं, ठीक है, आप उसको और ठंडा करते हैं, आप उसको 80 केल्विन ले आए हैं, 50 केल्विन ले आए हैं, 40 केल्विन पे ले आए हैं, 30 केल्विन पे लेके आ गए हैं, ठंडा करना पड़ेगा और ठंडा करना पड़ेगा। हमारी थ्योरी ये कहती है कि अगर आप किसी न किसी तरह उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन पर ले आए तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो गायब हो जाएगा, वो फ़ना हो जाएगा, वो अपना वजूद ही ख़त्म कर देगा। समझ में आ गई बात आपको? और ये मुमकिन नहीं है, और ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये टेम्परेचर जो है ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो थ्योरेटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ये अभी तक कहीं भी ऑब्ज़र्व नहीं किया गया, ना ही इसको अचीव किया गया है। कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये टेम्परेचर हमें अचीव हो जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नोट नहीं किया गया। अच्छा, और पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 केल्विन जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, लेकिन 1 केल्विन जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना बराबर है, वो है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपको पता है जब केल्विन और सेंटीग्रेड बराबर हैं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन और सेंटीग्रेड, इनमें इक्वलिटी नहीं है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, और कौन कौन से पॉइंट मैंने लिखे थे वो भी देख लें, फिर आखिरी पॉइंट हम अपना डिस्कस करेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब इन तीनों का रिलेशन जो है वो आप ज़रा फार्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। तीनों का रिलेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। रिलेशन हेडिंग डाल लें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। रिलेशन अमंग केल्विन, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, इन तीनों के दरमियान जो है वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है। तो इन तीनों के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसको नोट कर लें। ये बोलता है कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल, टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। इसको ज़रा नोट कर लीजिए आप। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड -0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, अब ये नोट कर लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह इनका रिलेशन बनता है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस
32। अगर ये आपने नहीं समझा ना, आपको प्रॉब्लम्स में कन्वर्जन में प्रॉब्लम होगी, ये बात मैं बता दूं आपको। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32, 180 डिवीजन्स जो है ये बनते हैं, बराबर है टेम्परेचर इन केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100। ये अब ये रिलेशन बना कैसे, ये तीनों का रिलेशन बना कैसे? ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है, ये टेम्परेचर इन केल्विन है। भाई ये इससे बना है, ये देखें आप, इसको ज़रा समझ लीजिए। अब मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ। ये क्या है? टेम्परेचर ऑन 1 स्केल माइनस फ़ारेनहाइट। अब ये 1 स्केल जो है वो कौन सा हम ले लें? अगर सेंटीग्रेड ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑन 1 स्केल, इसकी जगह पर आ जाएगा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। इसको माइनस करना है किससे? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप जो बना रहे हैं ना हम, हाँ ये बात ध्यान में रखिएगा, ये रिलेशनशिप जो बना रहे हैं वो वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो टेम्परेचर ऑन 1 स्केल कौन सा आ गया? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। फिर ये माइनस आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है? 0 है। ये देखें 0 आ गया, ये माइनस, ये 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब क्या बोल रहा है? बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दें फ्रीजिंग पॉइंट में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है सेंटीग्रेड में? 100 डिग्री, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 0। अब ये आ गया TC -0 डिवाइडेड बाय 100 -0। तो -0 वैल्यूलेस है, यहाँ पर भी -0 कोई मतलब नहीं निकलता, तो -0 ये देखें यहाँ पर आपके पास ऊपर वाला -0 तो बरकरार रहेगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड भी है। तो ये फार्मूला बनेगा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड का, TC -0 और 100। ये पता लगा आपको 100 यहाँ कैसे आया? अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसको सपोज़ करते हैं कि ये वाला जो सेकंड स्केल है हमारे पास, ये फ़ारेनहाइट में है। अगर ये फ़ारेनहाइट में है तो इसको हम लिखेंगे TF, और ये माइनस आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का फ़ारेनहाइट में? याद है 32 याद है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में क्या है वाटर का? 212, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 32। तो 212 में से 32 जब आप निकालेंगे तो क्या जवाब आएगा? 180। ये देखें, ये लिखा हुआ 180, और ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये आ गया -32। तो ये रिलेशनशिप इसकी बन गई। अब हम सपोज़ करते हैं इसी के अंदर ये जो सेकंड टेम्परेचर है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास केल्विन में है। केल्विन में है तो यहाँ पर ये हो जाएगा TK माइनस, अब वाटर की अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का केल्विन के अंदर? वो है 273 केल्विन, ये फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का केल्विन में। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है केल्विन के अंदर? 373। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है केल्विन में? 273। 373 में से माइनस करेंगे 273 को, क्या जवाब आएगा? 100। तो यहाँ पर आप देख लीजिए TK टेम्परेचर इन केल्विन -273 केल्विन। ये 100 आपको समझ में आया? क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में से माइनस किया फ्रीजिंग पॉइंट को, तो ये 100 आ गया। तो ये रिलेशनशिप बन गई आपके सामने किसकी? केल्विन की भी, फ़ारेनहाइट की भी, और सेंटीग्रेड की भी। ठीक है भाई, किस बेस के ऊपर? वाटर के बेस के ऊपर। अच्छा, और क्या है इसमें कोई बात है जो कि रह गई हो? ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि वर्क एग्जाम्पल्स जो हैं सेल्फ असेसमेंट हैं। जब ये थ्योरेटिकल टॉपिक सारे ख़त्म हो जाएंगे आखिर में, बिल्कुल आखिर में एक ही वीडियो के अंदर सारी वर्क एग्जाम्पल, सारे सेल्फ असेसमेंट एक ही वीडियो के अंदर निपटा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ ये भी हो गया आपके पास वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोइंसाइड्स होते हैं, इसको भी ज़रा नोट कर लीजिए। कोइंसाइड्स, टेम्परेचर विच कोइंसाइड्स, टेम्परेचर विच कोइंसाइड्स। तो अगर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को आप देखें
तो -400 के ऊपर जाके ये मिल जाते हैं, -400 के ऊपर जाके ये मिल जाते हैं। तो देखिए भाई रेंज है ना यार, स्टार्ट और एंड मत भूलिएगा। अगर वो स्टार्ट और एंड भूल गए आप, जैसे कि हमारे पास सेंटीग्रेड का, केल्विन का और फ़ारेनहाइट का जो है वो स्टार्ट और एंड मैंने आपको बताया हुआ, इसको मत भूलिएगा मेहरबानी करके। तो सेंटीग्रेड कहाँ से, -273 से भाई इसका स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पर हो रहा है इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। केल्विन का 0 केल्विन से स्टार्ट है इसका, ठीक है, और कहाँ पर जा रहा है, 373 केल्विन पे जा रहा है। इसी तरह फ़ारेनहाइट जो है इसका स्टार्ट 32 से शुरू हो रहा है फ़ारेनहाइट का, और कहाँ तक जा रहा है, 212 तक जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो स्टार्ट और एंड ये बात याद रखिएगा। ये वाटर बेस्ड नहीं है, ये वाटर बेस्ड नहीं है। अगर वाटर बेस्ड होता तो -273 से थोड़ी ना स्टार्ट करता, 0 डिग्री से लेके 100 तक लेके आता। तो जो ओवरऑल स्टार्ट से एंड तक है ये वो मैंने लिख दिया। तो एक टेम्परेचर, और ये आगे पीछे हो सकता है, मतलब ये कि आप थ्योरेटिकली इसको आगे ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की बात करें कि किस टेम्परेचर के ऊपर ये एक बन जाएंगे, अब ये देखें आगे बढ़ता चला जाएगा ना, ठीक है, आगे 212 से आगे लेके जाएं, 250, 200, 300, तो आगे फाइनली इसी तरह और ऊपर लेके जाएं तो फिर माइनस में भी रीडिंग्स आएंगी, ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की, इन दोनों की माइनस में भी रीडिंग आएंगी। तो ये -400 जो है इसके ऊपर ये दोनों मैच करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मैच करेंगे। नोट कर लीजिए इसको, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। फ़ारेनहाइट और अगर केल्विन की बात करें, ये किस टेम्परेचर पे मैच करते हैं, तो 574.25 केल्विन, इसके ऊपर 574.25 इसके ऊपर जाके ये फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है ये दोनों ये मैच करते हैं, एक जैसी रीडिंग्स आ जाती हैं दोनों की, ठीक है भाई। ये भी हो गया। और क्या कोई ख़ास बात है? अब चलते हैं, ये भी हो गया, फार्मूला भी आपको बता दिया। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मुझे पता है आपको इसका इंतज़ार है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है सर, ये बता दीजिए। बाकी ये टेम्परेचर और ये सेंटीग्रेड, ये सब कुछ तो हमने कॉलेज में भी सुन लिया, सुनते भी आ रहे हैं, सब कुछ पता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है यार, नाम से नहीं पता लग रहा क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब इसने यहाँ पर ये बात की है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसका मतलब ये सिर्फ पानी से ही मुताल्लिक नहीं है। ट्रिपल पॉइंट जो है वो सिर्फ पानी से ही मुताल्लिक नहीं है, और चीज़ों का भी ट्रिपल पॉइंट होता है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? पॉइंट का मतलब नहीं पता आपको, पॉइंट किसको कहते हैं? नुक्ता। अच्छा, पॉइंट नुक्ते को कहते हैं, ठीक है। कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट का ख़ास तौर पे नाम ट्रिपल रखा गया है? देखिए, नाम जो रखा जाता है उसके पीछे कोई लॉजिक होती है ना यार, सोचने की बात है। अगर हम इसका हेडिंग दे रहे हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ हनी भी हो सकता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन भी हो सकता है, ट्रिपल पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ट्रिपल पॉइंट तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर आगे ट्रिपल पॉइंट, पॉइंट भी समझ में आ गया, पॉइंट। लेकिन कौन सा पॉइंट है आखिर, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हम ट्रिपल पॉइंट कह रहे हैं? फिर उस पॉइंट का वो पॉइंट जिसको हम ट्रिपल पॉइंट कह रहे हैं उसका पानी से क्या ताल्लुक़ है भाई? तो ये ट्रिपल पॉइंट बेसिकली है क्या? ये पॉइंट है, पहली बात। अब ये पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट इन ग्राफ, पॉइंट इन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पेपर कैसा होता है? इस तरह का होता है, ये ग्राफ पेपर कहलाता है। यहाँ पर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, इसमें पॉइंट्स होते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, ताकि ये ग्राफ भी साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन हो जाए। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये वो
टेम्परेचर है और प्रेशर है, चलें, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विच, जिनके ऊपर, ऑन विच थ्री स्टेट्स कैन को एग्जिस्ट, दैट इज तीनों स्टेट्स जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं, तीनों स्टेट्स जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं, मतलब एक साथ रुक सकती हैं। कौन कौन सी? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो अब हम पानी को ही लेंगे, पानी की तीनों स्टेट्स की बात करेंगे। कौन सी तीन स्टेट्स पानी की? सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर और गैस, वाटर वेपर। ये तीनों स्टेट एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या? वो टेम्परेचर और प्रेशर जिसके ऊपर तीनों स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं ऑफ वाटर, पानी की। कौन कौन सी? लिक्विड वाटर, आइस और वेपर्स, वाटर वेपर्स। तीनों के तीनों आपको बाकायदा नज़र आएंगे। लेकिन कौन सा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर और किस प्रेशर के ऊपर? प्रेशर का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस ताल्लुक़ को समझना ज़रूरी है। हम तो सिर्फ टेम्परेचर देखते हैं ना। आपसे कोई पूछे भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप बोलेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आसान सा जवाब है। लेकिन मैं अगर आपको साबित कर दूँ, पानी को मैं बॉयल करके दिखा दूँ आपको कि वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल कर दूँ, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये कैसे हो गया। अगर मैं आपको जो है वो पानी को 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉईल करके दिखा दूं, तो आप हैरान रह जाएंगे। 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, पानी के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया मैंने, नो, कोई केमिकल नहीं डाला पानी के अंदर, कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी बॉयल हो जाएगा भाई। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना चाहूँ तो पानी जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉयल करके दिखा सकता हूँ। 100 पे नहीं होगा, 150 पे ही जाके होगा। टेम्परेचर आपको रीडिंग देगा। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है प्रेशर से। प्रेशर का बड़ा गहरा किरदार होता है चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए ना, इसका इफ़ेक्ट पड़ता है चीज़ों की बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर और उनके फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। समझ में आ रही है बात? घरों में जो खाना बनता है ना उस प्रेशर कुकर के अंदर, तो वहाँ पर होता क्या है, खाना आपको पता है पानी के बगैर तो नहीं बन सकता ना। आप पानी डालते हैं उसके अंदर, जब आप पानी डालते हैं, ठीक है, खाने के अंदर और प्रेशर कुकर के अंदर, ये सब कुछ आप डाल देते हैं, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं प्रेशर कुकर का और नीचे से आग लगा देते हैं, तो प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना बन रहा है उसमें जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय वो हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय वो हो जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब ये है कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वो देर से बॉयल होगा। पहले 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था वो पानी, अब वो 200 डिग्री पे बॉयल होगा। आप बोलेंगे सर ये तो खाना और देर से बनेगा। तो नहीं भाई नहीं, क्योंकि अगर आपने पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया है प्रेशर की वजह से, प्रेशर को कंट्रोल करके प्रेशर कुकर में, तो आपने एक काम और भी कर दिया है। अब उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट का आ सकता है, पहले से ज़्यादा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसमें हीट का अमाउंट जो है वो कम आएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट आपने बढ़ा दिया पानी का, 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अब इसके अंदर जो है वो ज़्यादा आप हीट को ला सकते हैं, ज़्यादा हीट जो है उसके अंदर आ सकती है। मिसाल के तौर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो 500 जूल्स जो है वो हीट आ रही थी, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 1000 जूल्स जो है वो हीट आ रही है। तो खाना किससे बनता है भाई? हीट से बनता है ना। तो जब आपने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया प्रेशर को कंट्रोल करके प्रेशर कुकर में, तो क्या हुआ कि उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और
इसका मतलब दूसरा क्या हुआ, उसमें मज़ीद हीट को स्टोर करने की गुंजाइश निकल आई उसी पानी के अंदर। पहले फिर 500 जूल्स स्टोर कर रहा था, अब 100 जूल्स जो है वो स्टोर कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? इससे क्या होगा, ज़्यादा हीट मतलब आपका खाना जल्दी तैयार हो जाएगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रेशर का कितना बड़ा जो है वो किरदार है। तो ये वो टेम्परेचर एंड प्रेशर है जिसके ऊपर आपको तीनों स्टेट्स वाटर की आपको को एग्जिस्ट एक ही जगह पे नज़र आएंगी। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो है वो आइस भी नज़र आएगी, इसी के अंदर आपको जो है वो वेपर्स भी नज़र आएंगे, और इसी के अंदर आपको लिक्विड वाटर भी नज़र आएगा, एक ही टेम्परेचर के ऊपर। जी, एक ही टेम्परेचर के ऊपर इसमें आपको आइस भी नज़र आएगी, एक ही प्रेशर के ऊपर, इसी टेम्परेचर के ऊपर, इसी प्रेशर के ऊपर आपको पानी जो है वो आइस की शक्ल में भी नज़र आएगा, वेपर की शक्ल में भी नज़र आएगा, लिक्विड वाटर की शक्ल में भी नज़र आएगा। तो वो टेम्परेचर और वो प्रेशर जिसके ऊपर तीनों स्टेट्स एक ही जगह पर अपना वजूद बरकरार रख पाएँ, उस टेम्परेचर को, उस प्रेशर को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये ट्रिपल इसीलिए इसको कहा गया है, तीन, ट्रिपल मीन्स तीन। ठीक है, आइस हो गया, वेपर हो गया और लिक्विड वाटर हो गया। अब ये पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, ये कैलकुलेशन हमने कहीं तो की होगी ना, इस ग्राफ पेपर पे हमने ये कैलकुलेशन की है। अच्छा, वो टेम्परेचर है कौन सा, जिसके ऊपर पानी जो है उसकी तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं। वो तो वो टेम्परेचर आप नोट कर लीजिए, 273.16 केल्विन। ठीक है भाई, ये टेम्परेचर है। अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर आप 2 यूनिट्स में यहाँ पर शो करेंगे, mm ऑफ Hg आपको पता है मर्क्यूरी का सिंबल है, तो यहाँ पर 4.58 mm ऑफ Hg या मर्क्यूरी ये प्रेशर होगा। ठीक है, और पास्कल में अगर हम बात करें तो पास्कल में 611.73 पास्कल। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वाटर की तीनों स्टेट्स आपको एक ही जगह पर नज़र आएँ, बग़ैर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किए हुए, बग़ैर एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए, तो आपको पेयर चाहिए टेम्परेचर का और प्रेशर का, और पेयर ये रहा। आपको ये टेम्परेचर रखना पड़ेगा केल्विन में 273.16 केल्विन, या फिर आपको सेंटीग्रेड में अगर बात करें तो 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर प्रेशर आपको क्या रखना पड़ेगा, 4.58 mm ऑफ Hg या फिर 611.73 पास्कल। समझ आ गई बात? अब ये ग्राफ जो है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ नज़र आएंगी। ये देखें, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर। प्रेशर आपका किसके अंदर है, mm ऑफ Hg। ठीक है भाई, यहाँ पर इसकी रीडिंग्स मौजूद हैं। यहाँ पर अब रीडिंग्स तो नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर केल्विन जो है उसकी भी रीडिंग्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर mm ऑफ Hg में 0 तो सबके लिए होता है, ये वाला प्रेशर का है, तो ये 1 mm ऑफ Hg, 2 mm ऑफ Hg, 3 mm ऑफ Hg, 4 mm ऑफ Hg, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर ही जो है ये 4.58 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर अगर हम केल्विन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है आगे बढ़ रहा है। केल्विन में आप 0 केल्विन से शुरू करें तो यहाँ पर जो है वो 50 केल्विन यहाँ ले लें, 50 केल्विन, फिर 100 केल्विन यहाँ ले लें आप, फिर आप जो है यहाँ पर 150 केल्विन ले लें, और फिर यहाँ पर आप 273.16 केल्विन जो है वो आप ले लें। बस इससे आगे भी बढ़ सकता है और ये भी इससे आगे बढ़ सकता है, लेकिन मकसद आपको सिर्फ समझाना। अब यहाँ पर तीनों स्टेट्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और वेपर आपको नज़र आएंगे।
यहाँ से पहले मैं वेपर्स जो है लेके चलता हूँ, ऊपर से मिटाऊँ। सबसे पहले ये वेपर ये जा रहा, ठीक है, ये वेपर है, वेपर्स का ग्राफ जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से ये टेम्परेचर का ग्राफ जाएगा, ये टेम्परेचर का ग्राफ जा रहा है ऊपर, ये टी बना दिया मैंने इसके साथ, ठीक है। और तीसरा ग्राफ जो है वो प्रेशर का आएगा, तीसरा ग्राफ जो है वो लिक्विड स्टेट का आएगा। यहाँ से मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा, वो भी यहीं से, सब ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे, ये भी इसका स्टार्ट भी ज़ीरो से है टेम्परेचर का, ध्यान रखिएगा ज़रा, यहाँ से ही, बल्कि यार यहाँ से बना दूँ, चले यहीं से निकालता हूँ 7, ये तो ये वाला जो है ये टेम्परेचर, ये वाला यहाँ से निकल रहा है वॉल्यूम का, और सॉरी लिक्विड, क्या हो गया, ये सॉलिड का है, ठीक है, ये लिक्विड का ग्राफ है, और ये वेपर्स का। भाई 3 स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 ग्राफ होगा। ये देखें, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये मीट कर रही हैं लाइंस, ये वो पॉइंट है। अब इस पॉइंट को ज़रा अगर हम प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों के ग्राफ मैच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो ये कौन सा है, ये रहा। प्रेशर को हम देखें तो 4.58 mm ऑफ Hg हमें नज़र आता है, और इसी तरह नीचे लेके आएँ तो ये रहा 273.16 केल्विन। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट्स जो हैं को एग्जिस्ट कर रही हैं वाटर की एक ही जगह पे, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर। इसीलिए इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ये ट्रिपल पॉइंट आपको क्या बता रहा है, ये ट्रिपल पॉइंट आपको ये बता रहा है कि मैथमेटिकली ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है भाई। अगला जो टॉपिक होगा आपका इंशाल्लाह वो कौन सा होगा, गैस लॉस को देखेंगे, ठीक है, गैस लॉस को देखेंगे। और उसके बाद तीसरा जो पार्ट बनेगा इसका, अभी से मैं आपको तफसील बता दूं, गैस लॉस के अंदर हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन, 3 लॉस और जनरल गैस इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन देखेंगे। और उसके बाद तीसरा जो पार्ट बनेगा वो पार्ट जो है वो आपका बनेगा KMT, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन वेट कीजिए, सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात नहीं होगी तीसरे पार्ट के अंदर, ख़ास तौर पर प्रेशर ऑफ गैस, इसकी डेरिवेशन बड़ी तवील है और बड़ी थका देने वाली है, ठीक है। कम से कम मुझे 1 घंटा तो लग जाएगा ड्राइव करते हुए। तो ये पार्ट 3 जो है वो आपके फ्यूज़ जो है दिमाग के थोड़े बहुत उड़ाएगा, जिसके अंदर प्रेशर ऑफ गैस का टॉपिक है KMT के अंदर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।